हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए एनसीईआरटी 6 to 8 की साइंस का टॉपिक वाइज डेली वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जिन लोगों का साइंस बिल्कुल भी बेस तैयार नहीं है और जो लोग सीटेट टेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम देख लेते हैं चैप्टर को। आज का हमारा पहला चैप्टर है जो क्लास 6 के लिए गया है। भोजन ये कहाँ से आता है, पहले अध्याय में। तो भोजन हमें जो भोजन पौधे से प्राप्त होता है, जैसे पौधे में क्या होती है, रूट्स होती है, स्टेम होती है और लीफ होती है, बड होती है, फ्लावर होती है। तो पौधे से जो है हमें भोजन की प्राप्ति होती है। जैसे कि उसका फ्रूट हो गया, जैसे टमाटो है, टमाटो क्या है, फ्रूट है। तो उसके अंतर्गत हम क्या खाते हैं, फल को खाते हैं। किसी किसी पौधों के हम रूट खाते हैं, जैसे कि मूली हो गई, वो किस में आएगी, वो रूट में आएगी। जैसे शकरकंदी हो गई, वो भी रूट में आएगी। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसके हम रूट खाते हैं और कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसके हम स्टेम खाते हैं। जैसे कि पोटैटो, आलू को हम ले लें तो आलू हो गया और अदरक हो गया। आलू, अदरक और हल्दी ये सब किस में आ जाएंगे, ये तनी स्टेम में आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम पौधे से जो है भोजन की प्राप्ति करते हैं। और आगे देख लेते हैं, पौधे जीव जगत को भोजन उपलब्ध कराने वाले प्राथमिक स्रोत होते हैं। इन्हीं ह्रास पर आश्रित बनाए गए भोजन पर समस्त जीव आश्रित होते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। यानी पौधे जो होते हैं जीव जंतुओं के लिए प्राथमिक स्रोत हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक उत्पादक भी कहा जाता है। भोजन जो पौधे होते हैं, और भोजन की प्राप्ति के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला शाकाहारी, और सेकंड मांसाहारी, और थर्ड सर्वाहारी। तो शाकाहारी यानी हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस मांसाहारी हो जाएंगे और ओमनिवोरस सर्वाहारी हो जाएंगे। और शाकाहारी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इनमें वे जंतु शामिल होते हैं जो केवल पादप उत्पाद को खाते हैं, जैसे गाय, खरगोश इत्यादि वगैरह जो हो गए, वो किस में आ जाएंगे, और मनुष्य भी एक प्रकार से शाकाहारी सर्वाहारी दोनों में आ जाएगा। बट शाकाहारी की जहाँ तक बात करें तो गाय, खरगोश, बकरी वगैरह ये किस में आ जाएंगे, वो शाकाहारी जंतुओं में आ जाएंगे। और यदि हम बात करें कॉर्निवोरस यानी मांसाहारी की बात करें, तो वे जंतु शामिल हैं जो दूसरे जंतु को खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, बाघ वगैरह, शेर वगैरह हो गए, वो किस में आ जाएंगे, वो मांसाहारी में आएंगे। यानी ये लोग क्या करते हैं, ये मांस पर डिपेंड करते हैं, दूसरे जीव जंतु पर निर्भर करते हैं, वो मांसाहारी होते हैं। और सर्वाहारी की बात करें तो वे जंतु जो पौधे से प्राप्त उत्पाद जंतुओं दोनों से खाते हैं, यानी जो प्लांट से भी उत्पाद पदार्थ को खाते हैं और जो जंतु हैं उससे भी भोजन को ग्रहण करते हैं, तो उन्हें सर्वाहारी में रखा गया है। जैसे कि मनुष्य, मनुष्य किस में आ जाएगा, मनुष्य जो आ जाएगा वो सर्वाहारी के अंतर्गत आ जाएगा। आगे बात कर लेते हैं हम अध्याय सेकंड की, यानी दूसरे चैप्टर की, क्लास 6 की। भोजन के घटक के बारे में इसमें बताया गया है, यानी कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन के घटक क्या हैं। तो भोजन के घटक की बात कर लें तो भोजन कंपोनेंट को हम न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक भी कहते हैं। और हमारे भोजन में मुख्यतः पोषक कौन कौन से होते हैं, पहला कार्बोहाइड्रेट हो गया, दूसरा हमारा प्रोटीन हो गया, तीसरा हमारा फैट हो जाएगा, यानी FAT होगा, यहाँ पे O हो गया है। तो फैट यानी वसा क्या हम बात कर लेंगे, ये हमारे भोजन के पोषक तत्व हो जाएंगे, कंपोनेंट हो जाएंगे। और चौथे की बात कर लेंगे विटामिन की, और फिफ्थ में आ जाएगा हम मिनरल्स, खनिज की बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को और वसा को हम जो है तोड़ कर खाते हैं, यानी इसको डायरेक्ट हम नहीं ले सकते हैं। बट जो इसकी बात करें विटामिन और खनिज की बात करें, विटामिन, खनिज और जल की बात करें, हम जल इसमें नहीं दिया है, यानी वाटर H2O की बात करें, तो इन तीनों को हम ज्यों का त्यों ले सकते हैं। बट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को हम ज्यों का त्यों नहीं खा सकते। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हम कोई आलू वगैरह खाते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं, तो उसको पाचन क्रिया के बाद हमारे ग्लूकोज के रूप में हमें प्राप्त करते हैं, तो उसे हम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में प्राप्त करेंगे। और उसी प्रकार यदि प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन हमें कैसे प्राप्त होती है, जैसे चना खाएं, जैसे दूध पिएं, तो उससे क्या होगा, हमें प्रोटीन की प्राप्ति कैसे होगी, तो
प्रोटीन की पाती अमीनो एसिड के रूप में लास्ट में क्या बन जाएगा, जो हमारा प्रोटीन वाला पदार्थ हम खाए हैं या पिए हैं दूध के द्वारा, तो वो हमारा अमीनो एसिड के रूप में उसे हम ग्रहण करते हैं। और वसा की बात करें तो इसे फैटी एसिड के रूप में हम प्राप्त करते हैं, बट विटामिन और खनिज को हमारी शरीर जो है ज्यों का त्यों ले लेती है। चलिए इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात कर लेते हैं। इसके अलावा और फाइबर्स, वाटर यानी जल हमारे शरीर के लिए भी ज़रूरी होते हैं। फाइबर्स और जल पोषक तत्वों में शामिल नहीं होते। जो फाइबर्स होते हैं वो पोषक तत्व में नहीं शामिल होते, क्योंकि इनमें कोई पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस सीटेट पे कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है। और फिर उसके बाद वाटर की बात कर लेते हैं। ये पाचन के बाद भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, और फाइबर्स जो है बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालता है, यानी निकालने में मदद करता है जो फाइबर्स होता है। आगे हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स का विभाजन। जो पोषक तत्व हैं उनको हम कितने रूप में विभाजित कर सकते हैं, तो उसको हम दो रूप में विभाजित कर सकते हैं। पहला हमारा हो जाएगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और सेकंड हो जाएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। यानी ये हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वे पोषक तत्व जिनमें शरीर में अधिक मात्रा की ज़रूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। इन तीनों की क्या हो गया, हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी ज़्यादा अमाउंट में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। बट अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें, तो उसमें क्या होता है, वे पोषक तत्व जिनको शरीर को कम मात्रा में ज़रूरत होती है, यानी बहुत कम मात्रा में अमाउंट में इनको ज़रूरत होती है, तो वो सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाएंगे। इसमें दिया है विटामिन और मिनरल। यहाँ पे 6 क्लास में इसमें बहुत कम दिया गया है। इसके बाद 7th 8th या 9th की NCERT लाएंगे तो उसमें और डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे जो जितना दिया हुआ है उसके बारे में उतना ही हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें हो गए हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो यानी अधिक मात्रा में हमारा शरीर कौन ग्रहण क्या क्या चीज़ ग्रहण करता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट हो गया। और यदि पूछा जाए कम मात्रा में यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं जिनको कम अमाउंट में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, तो हमारे विटामिन हो गए और मिनरल हो गए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे, विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है इससे, और इसका स्रोत कौन हो गया, शकरकंद हो गया यानी स्वीट पोटैटो हो गया, आलू हो गया यानी पोटैटो हो गया, गन्ना हो गया यानी शुगर केन हो गया, पपीता हो गया यानी पपैया, चावल यानी राइस, मक्का यानी मैइज। तो इसका जो है हम स्रोत इतने सारे हमारे हो जाएंगे, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, चावल, मक्का। तो ये सब किसके स्रोत हो गए, कार्बोहाइड्रेट। यदि क्वेश्चन में आता है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन से हैं, तो उसमें 3 ऑप्शन आपको अदर चीज़ के दे देंगे और एक ऑप्शन आपको दे देगा कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि आलू ही दे दिया तो ऑप्शन हमारा आलू सही हो जाएगा। तो इन सबको हम याद कर लेंगे। जितने भी एग्जाम्पल हैं NCERT के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कई बार इन्हीं से ही प्रश्न पूछा गया है। चलिए हम फैट की बात कर लेते हैं। फैट क्या होते हैं, इसमें भी शरीर को ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट से अधिक ऊर्जा मिलती है। जो फैट होते हैं लिक्विड फॉर्म में जो होते हैं, जैसे ऑयल वगैरह हो गया, तेल हो गया, वो क्या हो गया, फैट के अंतर्गत आएंगे। और इसे हमें कार्बोहाइड्रेट से की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है फैट से जो है। और इसके स्रोत हम देख लेते हैं, मूंगफली हो गया, तिल हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, अंडे हो गए। ये सब हमें इससे क्या प्राप्त होंगे, हमें फैट, इन सब चीज़ों से हमें फैट की प्राप्ति होती है, यानी वसा की प्राप्ति होती है, जो बाद में फैटी एसिड के रूप में हमारा शरीर ग्रहण करता है। आगे हम बात कर लेते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा विकास स्वस्थ रखने के लिए होती है, इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है। और प्रोटीन के जो स्रोत कौन से हैं, चना हो गया, मूंग हो गई, तुरत दाल हो गई, मटर हो गया, सोयाबीन हो गई, मांस हो गया, मछली हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया। इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिलती है, प्रोटीन प्राप्त होती है। और प्रोटीन की कमी से क्या होता है, हमारे शरीर की वृद्धि विकास रुक जाती है। तो प्रोटीन हमारे शरीर के बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। प्रोटीन प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि स्वस्थ रखने के लिए, ये वही फिर से दे दिया है। यानी प्रोटीन जो है बिल्डिंग में बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी इसे कहा गया है। स्रोत वही चना, सोयाबीन, मांस, अंडे, दूध, तुअर की दाल, मटर वगैरह हो जाएंगे।
अब हम बात कर लेते हैं विटामिन की। विटामिन रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और विटामिन हमारी आँख, अस्थि, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं। तो कई प्रकार के विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। कभी कभी सीटेट में प्रश्न, कभी कभी क्या, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, जल में कौन से विटामिन घुलनशील विटामिन है और कौन से जल में अघुलनशील विटामिन है। तो हम बात कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, KEDA, ये हमारे क्या हो गए, जल में अघुलनशील विटामिन, और सी और बी हमारे क्या हो गए, जल में घुलनशील। यानी विटामिन सी और विटामिन बी जल में सॉल्युबल होते हैं, यानी ये जल में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। और विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो है ये जल में अघुलनशील विटामिन है। तो इससे जो है कई बार क्वेश्चन सीटेड में पूछा गया है। और अगली बात कर लेते हैं, विटामिन बी के कई प्रकार भी होते हैं। विटामिन बी में जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जो विटामिन बी होते हैं कई प्रकार के सम्मिलित जब होते हैं तो उन्हें बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं विटामिन की डिटेल की जानकारी। विटामिन ए के बारे में बात करते हैं। विटामिन ए हमारी त्वचा व आँखों को स्वस्थ रखता है। और इसके जो स्रोत होते हैं, विटामिन ए हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होती है, तो आम से, दूध से, मछली का तेल, गाजर, पपीता, इन सभी चीज़ों से हमें विटामिन ए की प्राप्ति होती है। अब बात कर लेते हैं हम विटामिन सी की। तो विटामिन सी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करता है, यानी हमारी जो विटामिन सी होती है इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की मजबूती देता है। इसके स्रोत देख लेते हैं विटामिन सी की। मिर्च हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे, विटामिन सी के अंतर्गत आ जाएंगे। अब विटामिन डी की बात कर लेते हैं। हमारी अस्थियां, बोन और दोनों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करती हैं, तो वो हमारी विटामिन डी हो जाएंगी। विटामिन डी के स्रोत क्या होते हैं, मक्खन हो गया, अंडे हो गए, दूध हो गई, मछली हो गई, और सूर्य, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश जो होता है उससे भी हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। और कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। आगे देख लेते हैं मिनरल्स के बारे में डिटेल में। मिनरल्स यानी खनिज के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे शरीर को मिनरल्स की ज़रूरत बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, यानी बहुत लिटिल अमाउंट में होती है। शरीर की उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए मिनरल्स जरूरी होते हैं, जैसे आयोडीन हो गए, फास्फोरस हो गए, लोहा यानी आयरन हो गया, और कैल्शियम हो गया। तो आयोडीन शरीर के संतुलन वृद्धि के लिए जरूरी होता है। और इसके जो स्रोत की बात कर लें तो मछली, पालक और अदरक आयोडीन के स्रोत होते हैं। अब फास्फोरस की हम बात कर लेते हैं। दांतों व हड्डियों की मजबूती हेतु जरूरी होता है जो फास्फोरस होता है। और इसके जो स्रोत की बात कर लेते हैं, किसमें, यानी फास्फोरस मिलता है हमें शरीर को, तो दूध से मिलेगा, केले से मिलेगा, अलसी से मिलेगा और चावल से मिलेगा। और बात कर लें आयरन की, तो लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी के निर्माण में आयरन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और इसका जो स्रोत होता है पालक, पपीता और सेब से हमें आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है। अब बात कर लेते हैं हम मिनरल्स में कैल्शियम की बात कर लेते हैं। तो कैल्शियम हड्डियों की मजबूती प्रदान करता है, और जिसका स्रोत होता है दूध और अंडा से कैल्शियम प्राप्त होता है। अब हम फाइबर्स के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। फाइबर्स क्या होते हैं, कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन बिना पचे जो भोजन को बाहर निकालने के लिए जरूरी होते हैं, यानी अपचित भोजन को, ये हमारे शरीर से वेस्टेरियल मटेरियल को निकालने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। और आगे बात कर लेते हैं, इनकी पूर्ति पादप पदार्थों से होती है, जिसे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह इत्यादि। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं अभाव जन्य रोग। तो लंबे समय तक शरीर में पोषक तत्वों का अभाव होता है तो अभाव जन्य रोग हो जाता है। और सेकेंड में बात कर लेते हैं पॉइंट में, प्रोटीन की लंबे समय तक कमी होने से वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और चेहरा पर सूजन और बालों के रोग का उड़ना आदि
ये सब निशानी है प्रोटीन की कमी की। और ये इसमें से जो है प्रश्न सीधे उठा के सीटेट में कई बार पूछा गया है। अब सेकेंड पॉइंट की हम बात कर लें, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों लंबे समय तक अनुपस्थित हो तो शरीर विकास रुक जाता है। इसलिए हमें प्रोटीन फैट और जितने भी मिनरल्स वगैरह होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो आज हमने भोजन के बारे में पढ़ लिया और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कल प्रोवाइड कराई जाएगी। यदि वीडियो आपको लिए थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।